हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 3 जो है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आपके सामने लेकर हाजिर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है द डैश एसिड अंडरगोज ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। कह रहा है कौन सा एसिड जब वाटर के अंदर जाता है तो कंप्लीटली टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है उनको कहते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी बुनियाद पे किया गया था कि वाटर के अंदर कौन कितनी तेज़ी से टूट पा रहा है। जो जल्दी जल्दी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता उसको वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल आप मिनरल एसिड ले सकते हो, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड का एग्जांपल आप जैसे ले सकते हो आपका एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड। अभी बताया मिनरल एसिड क्या होता है, HCl कह लो या H2SO4 कह लो या HNO3 कह लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विनीगर कंटेंट, सिरका, जो कि आपका अचार वगैरह और अगर कोई चीज़ अगर बड़ी क्वांटिटी में बन रही है तो उसके अंदर सिरका डाला जाता है, टेस्ट भी इनहेंस करता है। वो उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, उसके अंदर होता है बेटा एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोडियम एसिडेट ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड। अच्छा, उसको थोड़ा लिखना पड़ेगा। सोडियम एसिडेट का अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, सोडियम एसिडेट होता क्या है देख लो ज़रा, CH3COO आपने लिया, इसको कहते हैं सोडियम एसिडेट। इसका हाइड्रोलिसिस किया गया यानी इसको वाटर के साथ ट्रीट कराया गया है, तो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा यानी एक NaOH मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा बताइए। तो पहले इसको ब्रेक कर लेंगे। ये ब्रेक होता है CH3COO माइनस में और Na प्लस में, ये ब्रेक होता है H2O H प्लस में और OH माइनस में। इसका माइनस इसके प्लस के साथ मिलेगा, ठीक है ना, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिलेगा। तो ये दोनों मिले Na और OH, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। और इसको कहते क्या है, ये आपका एसिटिक एसिड है। क्लियर है ना, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट देखो, मेटल ए रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोजन एंड अ न्यू कंपाउंड बी, द अनायन कंबाइंड विद ए इन अ सब्सटेंस बी इज नेम्ड। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एट द सेम टाइम बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। देखो, मेटल ए लिया आपने, सारी चीज़ें लिख के करेंगे ताकि कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश ना बचे। मेटल ए लिया आपने, कोल्ड वाटर, वाटर तो वाटर चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट हो, तो H2O ही उसका फार्मूला रहेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या मिला आपको, कंपाउंड बी मिला। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मेटल ए रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोजन एंड अ न्यू कंपाउंड बी। अच्छा, हाइड्रोजन बना है और न्यू कंपाउंड बी बना है। द अनायन कंबाइंड विद मेटल ए। अब देखो कौन सा अनायन मेटल ए के साथ कंबाइंड हुआ होगा, अनायन तो यहीं से मिलेगा ना, तो एक यहाँ से H प्लस निकलेगा और एक OH माइनस निकलेगा। ठीक है ना। अब देखो मेटल जो होता है वो भी पॉजिटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जो OH माइनस है यही तो जाके मेटल को अप्रोच करेगा ना कि हमको अपने साथ जोड़ लो। ठीक है ना, तो कौन सा आयन जाके मेटल ए के साथ रिएक्ट करके सब्सटेंस बी का फॉर्मेशन कर रहा है ये बताओ आप। OH माइनस आयन कर रहा है। OH माइनस आयन को कहते क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो HYDROXYL हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन ड्यू टू। सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन क्यों होता है। अब देखो कोई भी अगर सॉल्यूशन अल्कलाइन है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें OH माइनस की संख्या जो है वो ज़्यादा है और डोमिनेट कर रही है, यानी OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रेजेंस ऑफ, अगर एसिडिक होती तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता, यहाँ आप लिखोगे प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आयोनाइजेशन। ठीक है, प्रोड्यूस्ड
ड्यूरिंग डिसोल्यूशन कह लो, सोल्यूशन को मिलाने के दौरान, या आयनाइज हो गया, कुछ भी लिख लो, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। क्लियर है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है एन एल्कली विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। कह रहा है इसमें से कौन सा एल्कली है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। तो जो स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, एल्कली का मतलब बेसिकली बेस होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही करेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? तो ध्यान रखना जो ग्रुप 1 का बेस होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम, ये सब थोड़ा स्ट्रांग होता है ग्रुप सेकंड के मुकाबले में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा इन तीनों में फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, एज द पीएच ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। कह रहा है जैसे ही सोल्यूशन का पीएच बढ़ेगा तो उसकी कौन सी स्ट्रेंथ घटने लगेगी। तो आपको ये पता होगा, मैं बता चुका हूँ, चैप्टर मुझसे पढ़ा है ना, चैप्टर कहीं से भी पढ़ा हो, बेसिक पता है ना इसका। अगर पीएच बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने लगती है, और पीएच जब बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी? जैसे ही किसी भी सोल्यूशन का पीएच बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, जैसे ही किसी भी सोल्यूशन का पीएच बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस। अब देखो लेमन जूस के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, यानी एक एसिड है, और एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इज लेस देन 7। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया था यहाँ पे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है। मेथल ऑरेंज एक इंडिकेटर है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है। तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन की बात हो रही, तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट फ्रॉम एन एसिड एंड अ बेस इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ H+ फ्रॉम द एसिड एंड OH- फ्रॉम द बेस, ठीक है, टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो ये क्या कह रहा है, थोड़ा बता देता हूँ, वरना बाबू सर ने डायरेक्ट लिख दिया। कह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान जब आपका एसिड और बेस, आपने एक एसिड लिया HCl और एक बेस लिया NaOH, ठीक है। कह रहा है एसिड से जब H+ निकलता है और बेस से जब OH- निकलता है, तब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में, तो क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, और क्या मिलता है? Na और Cl बनता है, यानी सॉल्ट बनता है। ठीक है, यही चीज़ कह रहा था, यही चीज़ हमने लिख दिया है। क्लियर है अच्छे से? चलो देखो क्या लिखा है। लिखा है द नंबर ऑफ H+ आयंस ऑफ एन एसिड विच रिएक्ट कंप्लीटली विद वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज कॉल्ड इट्स। कह रहा है एसिड के जितने भी H+ आयन एक मॉलिक्यूल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको कहते हैं उसकी एसिडिटी। ध्यान रखना ये। और इसी को थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकता था कि जितने हाइड्रोनियम आयन बनते हैं किसी भी एसिड को, जब उसको पानी में डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एसिड की बेसिसिटी। दोनों में फ़र्क है, दोनों को ध्यान रखना। एसिडिटी और बेसिसिटी को मर्ज मत कर देना। जितने H+ आयन हैं जब वो एक मॉलिक्यूल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको एसिडिटी कहेंगे, और जितने H+ आयन हैं जब वो वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको एसिड की बेसिसिटी कहेंगे। दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, व्हेन अ मेटालिक ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर। जब भी किसी मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डैश आयंस। अब देखो मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, यानी अल्कलाइन नेचर की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अल्कलाइन अगर है नेचर में तो वो अल्कलाइन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा होगा, तभी तो अल्कलाइन है ना। तो यहाँ पे कौन सा आयन होगा? OH- आयन। अगर यहाँ पे कोई ऐसी ऑक्साइड देता जो कि एसिडिक होती नेचर में, तो यहाँ पे आप क्या लिखते? H+ आयन। यानी अगर बेसिक है नेचर में तो OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, अगर एसिडिक है तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोनियम आयन ऑफ एन एसिड एंड OH- आयन ऑफ अ बेस टू फॉर्म अनआयोनाइज्ड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सीधा सीधा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो समझ लो, थोड़ा वर्ड इसकी वर्डिंग समझना थोड़ा सा, ठीक है ना, समझना बेटा अच्छे से।
अब देखो हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे भले लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे आप हाइड्रोनियम आयन मत लो। हाइड्रोनियम आयन बनता किससे है? H+ आयन से तो बनता है ना, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो आपने H+ आयन लिया एसिड से, OH- आयन ले लिया बेस से, और इसको मिला के क्या बना दिया? H2O। कह रहा है ये सब प्रोसेस होता किस रिएक्शन के दौरान है? तो मैंने अभी आपको बताया था ये सब प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान होता है, जहाँ पर आप एक एसिड लोगे HCl, एक बेस लोगे NaOH, मिला दोगे, नमक बनेगा NaCl और साथ में वाटर बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट। अमोनियम क्लोराइड इज अब देखो, अमोनियम क्लोराइड एक एसिड सॉल्ट है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यानी NaHSO4 ये भी आपका एक एसिडिक सॉल्ट है या एसिड सॉल्ट है, ठीक है ना। नॉर्मल सॉल्ट में आपका कौन कौन सा आता है? नॉर्मल सॉल्ट चाहो लिखना चाहो तो लिख लो एग्जाम्पल में, नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट कह सकते हो। उसमें आपका NaCl आता है, सोडियम क्लोराइड, KCl आता है, पोटेशियम क्लोराइड, Na2SO4 भी आता है आपका, किसमें? नॉर्मल सॉल्ट में। अमोनियम क्लोराइड एसिड सॉल्ट में आएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी एसिड सॉल्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट डैश गैस एंड वाटर। अब देखो मैंने आपको जो बैलेंसिंग वाली क्वेश्चन कराया था इसी चैप्टर में, उसके अंदर ये वाला मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। Na2SO3 का जब आप रिएक्शन H2SO4 के साथ कराओगे ना, तो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ ही साथ एक गैस भी मिलती है, उस गैस को कहते हैं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। समझ रहे हो अच्छे से? ओके, तो यहाँ पे आप लिख लो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ रहे हो ना? रिएक्शन अगर चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Na2SO3 प्लस में H2SO4 रिएक्शन कराएंगे तो Na2SO4 मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। इसको बाद में आप बैलेंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से, वहाँ तो वैसे मैंने बैलेंस करके दिखाया था, लेकिन आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम सेकेंड क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म डैश ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब सोडियम यानी CuCl2, समझ रहे हो ना, CuCl2 का जब रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। कलर पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मिलता है आपको ब्लू प्रेसिपिटेट, ब्लू PPT प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। समझ रहे हो अच्छे से? ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है लिखा है, द सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज। ये है आपका आयरन थर्ड क्लोराइड। इसको बता देता हूँ कैसे बनता है। देखो रिएक्शंस वगैरह बेटा यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। Fe का रिएक्शन यानी जब Fe का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आप क्लोरीन के साथ करते हो, इसको कहते हैं क्लोरीनेशन ऑफ आयरन। तो ये बनता है FeCl3। बैलेंस कर लो आप, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ पे 3 लगा दिया 6 हो गया, Fe2 है। इसको क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन ऑफ आयरन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? FeCl3 यानी आयरन थर्ड क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, द सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन सा सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू बनेगा? तो इसका आंसर है सिल्वर क्लोराइड। कैसे बनेगा देख लो, सिल्वर नाइट्रेट लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लिया, रिएक्शन करा दिया तो आपको AgCl मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? NaNO3 मिल जाएगा। सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इसके साथ चला गया, NaNO3 के साथ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिजॉल्विंग ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इन HCl एज वेल एज NaOH शो दैट इट इज डैश इन नेचर। अब देखो अगर कोई एक मेटल एसिड में भी जाके भी घुल जा रहा है और वही मेटल जाके बेस में भी जाके घुल जा रहा है, तो ऐसे मेटल को हम कहते हैं कि इसका नेचर एम्फोटेरिक है, यानी ये एसिड के साथ भी डिजॉल्व हो रहा है और बेस के साथ भी डिजॉल्व हो रहा है, यानी ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसको ऐसे नेचर को हम ऐसे मेटल को हम क्या कहते हैं?
कि वो एम्फोटेरिक है नेचर में। अगर कोई मेटल एसिड और बेस दोनों में जाके घुल जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है, तो ऐसे मेटल को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। नेक्स्ट देखो, द मेटल हुज ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इज रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन रिडक्शन। अब देखो ये सब सिलेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं ला सकते। तो देखो जब हम लेड लेते हैं, पीबी प्लम्बम जिसे कहते हैं लेड, उसकी जब ऑक्साइड लेंगे वो होती है एम्फोटेरिक नेचर में, यानी वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करती है और बेसिक कैरेक्टर भी शो करती है। उसका जब कार्बन रिडक्शन करते हैं ना तो वो पीबी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रिएक्शन भी देख लो, वही वाले पेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आसान है, देख लो। PbO लिया, सी से रिएक्शन कराया तो Pb मिलेगा, प्लस में CO2 मिल गया। ठीक है, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे और ये हो गया आपका। ठीक है, Pb2 कार्बन ऑक्सीजन 2, Pb2 ऑक्सीजन 2, C हो गया। ठीक है ना। तो ऐसा मेटल कौन सा है, वो है आपका Pb यानी लेड। ठीक है ना। इसका जो ऑक्साइड जो कि एम्फोटेरिक होता है नेचर में, इसका जब कार्बन रिडक्शन कराएंगे तो ये Pb में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आंसर क्या होगा इसका, लेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट H2SO4 बट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये बेटा सीधा सीधा है मेटल है आपका कॉपर। एग्जांपल दे दे रहा हूँ, अरे मतलब समझा दे रहा हूँ। देखो कॉपर जो है वाटर या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है ना उसके अंदर वो हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, और अगर हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आ रहा है तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा रिएक्शन में। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर ये हो गया, क्यों वाटर और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं होती है। सेकंड पार्ट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्यों रिएक्शन कर ले रहा है कॉपर, तो इसका रीज़न ये है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कॉपर को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका सिंपल सा आंसर ये है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना हो तो आप चैप्टर में जा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, द डाइवैलेंट मेटल हुज ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स फ्यूज सॉल्ट इज। अब देखो कह रहा है एक ऐसा डाइवैलेंट मेटल बताओ जिसकी ऑक्साइड को हम रिड्यूस करके मेटल पा सकें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ऐसा जो मेटल है वो है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम समझ रहे हो, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस समझते हो ना, यानी उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया, फिर अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे, कैथोड एनोड, एक पे ऑक्सीडेशन होगा एक पे रिडक्शन होगा। जब ये सारा प्रोसेस होता है ना तो उसके दौरान हमको मैग्नीशियम मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुपर फॉस्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। अब देखो सुपर फॉस्फेट, पहली बात ये होता क्या है ये समझो पहले। जिसका एग्जाम्पल है, अरे इसका फॉर्मूला होता है CaH2PO4 ट्वाइस। ठीक है, CaH2PO4 ट्वाइस, ये है आपका सुपर फॉस्फेट, और ये एक एग्जाम्पल होता है एसिड सॉल्ट का। ये भी ध्यान रखो, किसका एग्जाम्पल है, एसिड सॉल्ट का ये एक एग्जाम्पल है। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, और प्लस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भले कोचिंग को अफोर्ड भी कर सकें, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीरियस हैं, जो एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, उन तक ये सारी वीडियोस पहुंचनी चाहिए। थैंक यू।